द क्रिटिकल पेट्रियट देखने वाले सब दोस्तों को खुशामदीद। आज मेरे साथ एक दफ़ा फिर शरीक गुफ्तगू हैं प्रोफेसर डॉक्टर मुक्तदर खान साहब। जैसा कि आप जानते हैं वो काफ़ी अरसे से अमेरिका में मुकीम हैं और पॉलिटिकल साइंस के साथ साथ इंटरनेशनल रिलेशंस भी पढ़ाते हैं। सर, आज मैं कुछ पॉलिटिकल साइंस के कॉन्सेप्ट्स पे बात करना चाह रहा हूँ। जरूर। हम बहुत सुनते हैं नेशन स्टेट। क्या इस वक्त जो दुनिया में जितने भी मुल्क हैं 200 के करीब, क्या ऑल ऑफ देम आर नेशन स्टेट्स या कुछ अलग कैटेगरी भी एग्जिस्ट करती है? शकील साहब, पहले तो आपके सुनने वालों को सबको मेरा सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल, वनक्कम और नमस्कारम। और देखिए, हर ईपॉक यानी दौर, हर दौर में फ्रॉम ए पॉलिटिकल साइंस पर्सपेक्टिव जो पॉलिटिकल यूनिट है वो मुख्तलिफ रही है। मिसाल के तौर पे पहले ट्राइब्स हुआ करती थी जिसको हम पॉलिटिकल यूनिट समझते थे। उसके बाद किंगडम्स, फिर एम्पायर्स, अब नेशन स्टेट्स का दौर है, खासतौर से वेस्टफेलिया ट्रीटी के बाद से। तो वेस्टफेलिया ट्रीटी से पहले, जैसा कि मैं इंडियन अमेरिकन हूं ना, लेकिन आई एम ए यूएस सिटीजन। अगर नेशन स्टेट्स के पहले दौर में आते तो मैं जहां से आया यानी हैदराबाद, और हैदराबाद का जो बादशाह था मैं उसका सब्जेक्ट होता रिगार्डलेस ऑफ वेयर आई लिव। अगर मैं अमेरिका में, जैसा कि फॉर एग्जांपल जो फ्रेंच सिटीजन्स, फ्रेंच लोग अगर इंग्लैंड में भी रहते थे तो दे वर सब्जेक्ट्स ऑफ द फ्रेंच किंग, तो दे वुड हैव टू फॉलो द इडिक्ट्स, यानी उसके फरमान को फॉलो करना पड़ता। लेकिन वेस्टफेलिया ने क्या किया, जो नेशनल ज्यूरिसडिक्शन जो कहते हैं ना, हुकूमत, उसको बॉर्डर्स से कन्फाइन कर दिया। तो टेरिटोरियल बॉर्डर्स बिकेम वेरी इंपॉर्टेंट आफ्टर द वेस्टफेलिया सिस्टम। तो नेशन स्टेट एंड सर, वेस्टफेलिया वाज व्हेन वाज इट? 1648 आई थिंक सो सर, मुझे याद नहीं आ रही वो। 1648 ज्यादा पुरानी नहीं है, इसलिए मॉडर्न नेशन, या 1648 पावर। सो इसलिए हम मॉडर्न इंटरनेशनल रिलेशंस कहते हैं, बिकॉज दीज आर रिलेशंस बिटवीन नेशन स्टेट्स। तो नेशन स्टेट्स का कॉन्सेप्ट कम्स बेसिकली फ्रॉम यूरोप। फ्रांस है, फ्रेंच स्पीकिंग है, फ्रेंच हिस्ट्री है, उनके बॉर्डर्स हैं। हालांकि फ्रेंच स्पीकिंग लोग तो बेल्जियम में भी है, आपको जर्मनी में भी मिल जाएंगे, स्विट्जरलैंड में, हाँ, रशियन स्पीकिंग लोग आपको पोलैंड में भी मिल जाएंगे। तो सो लैंग्वेज अलोन वाज नॉट इनफ, और आइडेंटिटी भी इनफ नहीं थी। अभी मैं किसी से मिला, पता चला, कई सालों से मैं उनको रशियन समझता था, लेकिन अब पता चला कि वो यूक्रेनियन है, रशियन स्पीकिंग। सो सिटीजन ऑफ यूक्रेन बट रशियन एथनिसिटी। तो नेशन स्टेट्स का कॉन्सेप्ट ऐसा है कि आप पुराने ट्राइब को ले ले और उसकी जो जद है किसी डिफाइंड बाउंड्री में अगर महदूद कर दें तो दैट बिकम्स द नेशन स्टेट। तो हाँ, तो ये यूरोप से निकला। अगर आप इंडिया को देखें मिसाल के तौर पे, इंडिया इज नॉट ए नेशन स्टेट, इंडिया इज ए सिविलाइजेशनल स्टेट। तमिलनाडु एक नेशन स्टेट है, आंध्र प्रदेश एक नेशन स्टेट है, गुजरात एक नेशन स्टेट है। लोग मुख्तलिफ हैं, जबान मुख्तलिफ है, आदतें भी मुख्तलिफ हैं, एंड दे हैव देयर ओन स्टेट। इनफैक्ट जब इंडिया के इंटरनल बाउंड्रीज ड्रॉ किए गए थे वो इतने कॉम्प्लिकेटेड है। आप नक्शा देखें अमेरिका का, देखें आप, नॉर्थ डकोटा, साउथ का, पूरा नॉर्थ वेस्ट ऐसे स्ट्रेट लाइंस है ना, बिकॉज दे आर एडमिनिस्ट्रेटिव बाउंड्रीज। लेकिन इंडिया की जो इंटरनल बाउंड्रीज हैं दे आर नॉट एडमिनिस्ट्रेटिव बाउंड्रीज, वो लिंग्विस्टिक एंड एथनिक बाउंड्रीज है। बाद खुद गांव के बीच में से चल जाती है पार्टीशन, किसी एक ही गांव में होते हैं, आप कर्नाटका में है या आंध्रा में है, आपको तेलंगाना में है, पता नहीं चलेगा। मैं अभी कर्नाटका इलेक्शन के बारे में सुन रहा था, तो दे वर टॉकिंग अबाउट तेलंगाना साइड ऑफ कर्नाटका, यानी बिदर वगैरह वो सब कर्नाटका स्टेट में है, बट दे आर पार्ट ऑफ द तेलंगाना कल्चरल मीडिया। तो इंडिया इज ए कॉम्पोजिट ऑफ मेनी नेशन स्टेट्स। इंडिया इज लाइक यूरोपियन यूनियन। तो लेकिन ये नेशन स्टेट्स आजाद नहीं हुए थे।
तो हम ऐसे दौर में रहते हैं जहाँ मोर और लेस द स्टैंडर्ड जो कॉपी बुक चीज है वो नेशन स्टेट का है, विद टेरिटोरियल बाउंड्रीज एज द मोस्ट इम्पोर्टेंट. इसलिए सॉवरेंटी का जो प्रिंसिपल है वो सबसे अहम है यूनाइटेड नेशन का, सबसे, टू रिकग्नाइज ईच अदर्स बाउंड्रीज. अभी भी देखिए आप, यूक्रेन की जंग की जो बात हो रही है, इट इज अबाउट बाउंड्रीज. इंडिया पाकिस्तान, इंडिया चाइना की जो इख्तिलाफात है, दे आर अबाउट basically demarcating boundaries which are acceptable to both. तो ये boundaries and territorial boundaries, sovereignty, jurisdiction, वो उनके हिसाब से मैं अपने जब स्टूडेंट्स को समझाता हूँ तो मैं कहता हूँ कि देखो, कनाडा में आप 18 साल की उम्र में शराब खरीद सकते हैं, अमेरिका में 21 साल की होना चाहिए. तो मेरे जो स्टूडेंट्स थे मिशिगन में, वो फ्राइडे रात को गायब हो जाते थे, मंडे सुबह नजर आते थे, क्योंकि वो कनाडा चले जाते थे शराब वराब पीने के लिए. तो मैं उनको कहता था कि अगर मैं बाउंड्री पे खड़े हो जाऊं कनाडा और यूएस के, अगर राइट पांव उठा के शराब खरीदूं तो इट इज लीगल, अगर लेफ्ट लेग उठा के खरीदूं तो इट इज इलीगल. हाउ डज इट मेक सेंस? एज अ मुस्लिम आई कैन नॉट बाय अल्कोहल आइदर इन कनाडा और इन यूएस, क्योंकि इस्लामिक लॉज आर नॉट टेरिटोरियल, दे आर नॉट मॉडर्न लॉज. ये यूनिवर्सल है. जुपिटर पे भी मुझे शराब हराम होगी unless there is nothing else to drink except शराब. So nation state की जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रिंसिपल है ये सॉवरेंटी एंड टेरिटोरियल बाउंड्रीज. आप हो सकते हैं किसी भी दूसरे मुल्क के सिटीजन, लेकिन हमारे बाउंड्री में आ गए, यू हैव टू फॉलो आवर लॉज. बट उसका कॉन्सेप्ट एथनिसिटी भी था. जर्मनी फॉर जर्मन्स, फ्रांस फॉर फ्रेंच, स्कॉटलैंड फॉर स्कॉट्स, इस तरह था. लेकिन अब हम ऐसे दौर में रहते हैं जहाँ सिविलाइजेशनल स्टेट भी है, जैसा कि चाइना है और इंडिया है. मेरे ख्याल से देयर इज नो अदर स्टेट दैट कैन क्वालिफाई टू बी सिविलाइजेशनल स्टेट. रशिया, व्हाट अबाउट इजिप्ट? इजिप्ट सर, इजिप्ट मतलब इजिप्ट के बाहर इजिप्शियंस ही नहीं है. कहाँ इजिप्शियंस तो नहीं है. अलबत्ता आप ये कह सकते हैं, अरब्स को कह सकते हैं कि द अरब्स कॉन्स्टिट्यूट ए सेपरेट, इसलिए अरब लीग भी है जिसके 22 अरब मुल्क हैं. So you could maybe argue that they are, but I don't see them as being part of a single coherent civilization. हालांकि इस्लामिक civilization रहा है और उसको अरब people tried to guide, because most of the stalwarts of the Islamic civilization were not Arabs. वो सेंट्रल एशियन, पर्शियंस, मुगल्स, इधर उधर से आए. अरब्स बहुत ही जल्दी खत्म हो गई थी उनकी प्राइमेसी. बट यू कुड से कि 2-3 है सिविलाइजेशनल स्टेट. बट देयर इज आल्सो ए न्यू कॉन्सेप्ट जो कह सकते हैं आप अमेरिका से शुरू हुआ, विच इज द मल्टीकल्चरल स्टेट. तो दे वर्क लाइक ए नेशन स्टेट इन द सेंस लीगली बाइंडिंग है, सॉवरेंटी है, सिटीजनशिप है, पासपोर्ट है, बाउंड्रीज है. लेकिन जो डेफिनेशन है, जैसा जर्मन का डेफिनेशन हो सकता है, जो जर्मन बोलता है, जिसका स्टॉक जर्मन लफ्ज इस्तेमाल करते हैं सिटीजनशिप के, स्टॉक यूज करते हैं जर्मन ये लफ्ज अपने सिटीजनशिप डिफाइन करने में. सो यू हैव दिस सिचुएशन वेयर इन अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, ये मल्टीकल्चरल स्टेट्स है. इसमें सिख भी कनेडियन है, क्रिश्चियन भी कनेडियन है, जूइश भी कनेडियन है, मैं भी अमेरिकन हूँ, और African Americans भी Americans हैं. So the concept of citizenship is slightly different from tribal या ethnic identity. तो इनको आप multicultural states कहते हैं, but legally they behave like a nation state. But उनकी जो identity है, their nationalism is defined by multiculturalism, not homogeneity. मतलब वो बिल्कुल homogeneous नहीं है, heterogeneous है culture उनका. और जो तीसरा आप कह सकते हैं कि वो लोग जो पूरी तरह से जो रिलीजियस स्टेट्स है, जैसे इजराइल और पाकिस्तान है, यहाँ पे सिटीजनशिप की क्राइटेरिया रिलीजन है. एटलीस्ट इजराइल इज अ कंसिस्टेंट स्टेट. अगर आप उनको बता दें कि मेरी माँ आज से 10,000 साल पहले, वन ऑफ माई मदर्स वाज जूइश, वो आपको सिटीजनशिप दे देंगे. पाकिस्तान तो इंडियन मुस्लिम्स को भी नहीं देता है सिटीजनशिप. सो पाकिस्तान हैज सीज्ड टू एग्जिस्ट व्हाट इट थॉट इट वाज. So it is not a religious state, it has become a normal nation state कह सकते हैं, whereas the nation is a composite identity जिसमें पंजाबी भी है, बलोच भी है, पख्तून भी है, सिंध भी है, और थोड़े वेस्टिजियल स्टेट्स है जैसा कि सऊदी अरेबिया है, जो एक किंगडम है. इनका क्या है मतलब,
लिटरली मुझे हंसी आती है, बाप की जागीर कहते हैं ना, मुल्क अपने बाप के नाम से रख लिया उन्होंने. So there are some places like that which are still medieval in their origin but behave like nation states. International law तो सब follow करते हैं. So this is what a nation state is about. ये इसकी जो citizenship का चक्कर है, it is very important. मैं आपको कह सकता हूँ कि one of the reasons why सारी मुस्लिम दुनिया के मुल्क पीछे हैं, क्योंकि वो सिटीजनशिप का कॉन्सेप्ट पूरी तरह से एम्ब्रेस नहीं किए. तो मैं देखता हूँ लोग यहाँ पे आते हैं अमेरिका, इंडिया से, पाकिस्तान से, बड़ी कोशिशें करते हैं सिटीजन बनने की, लेकिन सिटीजन बने बाद फिर वही अपने पुराने मुल्क. मुझे देखें आप, झंडा लगा हुआ है इंडिया का. I see myself as an Indian American, but in America this is legit. This is America, okay, where people have hyphenated identities. Multiculturalism की बात है, right? But अगर आप पाकिस्तानी हैं and then you don't identify as a Pakistani citizen, अगर आप इजिप्शियन हैं और फिर उम्मा करके आप एक सुप्रा नेशनल स्टेट की तरफ जा रहे हैं, जैसा कि आपकी जो TTP है, TTP is not accepted Pakistan as a nation state. मतलब वो, I don't know, they see it as an oppressive institution. So that is one of the reasons why the modern era में many Muslim communities have remained backward. कि जो ड्राइवर ऑफ चेंज है, जो ड्राइवर ऑफ डेवलपमेंट, हर चीज इस मुल्क में नेशन स्टेट की तरफ से चलती है. यू नो, आप पॉलिसीज, एजुकेशनल पॉलिसीज वगैरह, लेकिन अगर आप नेशन स्टेट को ही नहीं अपना, इट्स लाइक सेइंग के जो एक वाहिद ट्रेन जो चल रही है, आप उस ट्रेन को ही नहीं मान रहे, तो फिर आप जाएंगे कहाँ, पैदल. So that is the thing. The nation state is the vehicle for development, for security, for peace, for education, for reform, for change, for everything. And if you don't accept it and don't strengthen it and don't use it, then you're not going anywhere. अच्छा प्रोफेसर साहब, क्या यूके जो है वो मल्टीकल्चरल स्टेट नहीं है, या स्विट्जरलैंड जो है वो मल्टीकल्चरल स्टेट नहीं है? इवन साउथ अफ्रीका, वहां पे कितनी जुबानें बोली जाती हैं? 10-11 जुबानें हैं. तो अब तो सारे यूरोपियन स्टेट्स कहने लगे हैं कि दे आर मल्टीकल्चरल स्टेट्स. अब देखें, मतलब अगर आप जर्मनी चले जाएं तो वहाँ पे जर्मनी की आबादी कुछ 80 मिलियन है और उसमें तकरीबन 1 मिलियन से ज़्यादा टर्किश लोग हैं who have dual citizenship. टर्किश मसाजिद के इमाम टर्की के सिविल सर्वेंट्स होते हैं. एंड देन बरतानिया में आप चले जाएं, बरतानिया में भी आप देख सकते हैं कि 60-65 मिलियन की वो कंट्री है, लेकिन उसमें कैरिबियंस, उसके सारे ब्रिटिश एम्पायर के लोग वहाँ पे होते हैं. सो इट्स नेसेसरीली ए मल्टीकल्चरल स्टेट. उनकी नेशनल फूड करी है उनके पास करी चलती है. सो दे हैव बिकम. और बरतानिया भी एक बड़ी ऑड जगह है. मैं कहता हूँ दुनिया में सिर्फ 2 खलीफाज हैं. देयर आर ओनली 2 कैलिफ्स इन द वर्ल्ड. वन इज द किंग ऑफ इंग्लैंड, who is head of religion and head of state, and the other is the Pope, who is head of the state of Vatican and is also the head of Christianity. खलीफा वही होता ना जो head of state and head of religion, दोनों चीजों में. तो मुस्लिम दुनिया में ऐसा कोई नहीं है जो head of state भी है और head of religion है, unless you take the Ayatollah Khamenei को ले ले ईरान का, he is both head of state. So maybe there are 3 places. So England is a very strange country that जहाँ पे religious doctrinal changes have to be passed by the parliament, और फिर वो अपने आप को सेक्युलर भी कहते हैं. सलमान रश्दी का जब लफड़ा निकला था, मुसलमानों ने मिसहैंडल किया उसको बुरी तरह से. There were blasphemy laws against Jesus Christ in England at that time. So instead of asking for protection, they तमाशे किए, उन्होंने protest किए. They should have fought the battle on legal grounds, not on streets. लेकिन पढ़े लिखे नहीं है ना ज़्यादा वहाँ पे, इसलिए ये सड़कों पे आ गए थे. तो बाद में वो निकाल दिए मेरे ख्याल से. अब ब्लास्फेमी लॉज नहीं है इंग्लैंड में, वरना हर जगह थे. सो दीज कंट्रीज क्लेम टू बी सेक्युलर, क्लेम टू बी दैट, बट दे आर नॉट फुली सेक्युलर. यूरोप में भी आप देख सकते हैं टैक्सेस भी रिलीजन के नाम पे कलेक्ट करते हैं. जर्मनी में, बेल्जियम में जितने भी इमाम्स हैं, जितने भी प्रीचर्स हैं, दे आर ऑल सिविल सर्वेंट्स. उनकी तनख्वाहें गवर्नमेंट से आती. So there are ये historical developments है. They are all trying to become a nation state. बास ज़्यादा बन गए, बास कम बन गए, वैसा है.
अब यहाँ पे जयशंकर साहब की किताब है एक, द इंडिया वे, उसमें he made a very interesting, ज़्यादा लिखा नहीं उस पर, I wished he had written more, where he says India is trying to become a nation state from a civilizational state, which is very interesting. यानी diversity को आपको दबाना पड़ता है ना, तो एक जबान, एक खुदा, एक किताब, एक लोग, वैसा हो जाएगा ना वो. Nation state is usually a homogeneous state. Saudi Arabia is for Saudis, Yemen is for Yemenis. ठीक है, जबान कॉमन है लेकिन एथनिसिटी में बहुत फर्क है, आप देख के पहचान ले सकते. सबसे ज्यादा मजा तो जॉर्डन में आता है. An average Jordanian is probably 3 to 4 inches shorter than an average Palestinian. Or Palestinians are 50% of the Jordanian population. तो जॉर्डन probably more, some would say 60%. हाँ, तो अब जो जॉर्डन है वो उसकी nation state status has been question marked by the influx of Palestinians to some degree. लेकिन जब आप सड़क पे मैं देख के, मतलब I have never become wrong when I met anybody, शक्ल से भी कह सकता हूँ मैं कि ये जॉर्डेनियन है और ये फलस्तीनी है. खद में तो बहुत फर्क है, वो तो मैं बाद वक्त वो तो सीरियस भी है, थोड़ा मजाक से भी कहता हूँ, बट you can see that people are ethnically also very different. Vast states हैं जैसा कि टर्की की, जो हालांकि टर्की is not a very big country, उसमें diversity बहुत है in features. You see white people in Istanbul and you see Asians in the other side of the ocean. So और फिर थोड़ा वेस्ट की तरफ गए तो फिर सारे फीचर्स मंगोलॉइड फीचर्स हो जाते हैं, सेंट्रल एशियंस वगैरह. So you can meet Turks who look white, Turks who look Asian, आपकी तरह मेरी तरह, and then you can meet Turks who look like, जैसा कि इंडिया में आप चले जाएं अरुणाचल प्रदेश या सिक्किम वगैरह में, so then you find people who look very different, गोरखास वगैरह, their features are different. So nation states were kind of homogeneous, वो खत्म हो गए हैं. अब we are moving into an era where people are trying to create supra states, जैसा कि यूरोपियन यूनियन है, but it has not been very successful. अब तो ब्रेक्सिट भी हो गई है. लोग फ्रांस की बात कर रहे थे बीच में, ये फ्रेक्सिट होगा या नहीं. अच्छा प्रोफेसर साहब, आपने बात की जॉर्डन की, तो सर जॉर्डन तो कोई कंट्री नहीं था 1921 से पहले. इट वाज क्रिएटेड बाय द ब्रिटिश. और जो था उस वक्त शरीफ मक्का जो था उसको खुश करने के लिए उसके एक बेटे को उन्होंने वहां का हुक्मरान भी बना दिया. और ये तो पैलेस्टाइन की टेरिटरी थी. 79% ऑफ पैलेस्टीनियन टेरिटरी वाज गिवन टू दिस कंट्री, जिसका नाम पहले ट्रांस जॉर्डन था, फिर 40s में जाके उसका नाम सिर्फ जॉर्डन रखा गया. जॉर्डन इज एक्चुअली अ रिवर देयर. वो कहते हैं ना कि ढाबा नहीं होता हाईवे पर, या थोड़ी देर आप बैठ के आराम करो, वैसा था जॉर्डन. इन्होंने, बरतानिया ने अरबों को एक प्रॉमिस की थी, उनके एक बेटे को किंग ऑफ इराक बना देंगे, एक बेटे को किंग ऑफ सीरिया बना देंगे. एंड देन फ्रेंच के तहत वो साइक्स-पाइकॉट एग्रीमेंट कुछ था, जिसमें दे मेड द एग्रीमेंट टू गिव अवे सीरिया टू द फ्रेंच ना, तो फ्रेंच मैंडेट के अंदर आ गया था. तो फिर वो ये बंदे को सीरिया का किंग नहीं बना सके, सो दे डिडंट नो व्हाट टू डू. तो उसको टेम्पररीली ट्रांस जॉर्डन का किंग बना दिया, कहे जब हमारे पास सीरिया हाथ को लग जाएगी देन वी विल मेक यू द किंग ऑफ सीरिया. तो ये हाशिमाइट किंगडम दे वर वेटिंग टू बिकम किंग्स ऑफ सीरिया. फिर उसके बाद जॉर्डन, फिर बाद में जब उन्होंने इजराइल को प्रॉमिस किया, सो देन दे डिवाइडेड दैट एरिया एंड गिव सम ऑफ इट टू ज्यूज एंड सम ऑफ इट टू अरब्स. इसलिए फॉर अ लॉन्ग टाइम जो क्लिंटन का जो पीस अकॉर्ड्स हुए थे कैंप डेविड में, one of the things that Israel gave up for the treaty with Jordan was the claim that Jordan is Palestine. वरना जब तक इजराइल used to say तुमको तो मिल गया है स्टेट, तुम्हारा पैलेस्टीनियन स्टेट इज जॉर्डन, वहां चले जाओ, राइट? व्हाई आर यू आस्किंग फॉर अनदर स्टेट? द टू स्टेट सॉल्यूशन तो हो गया था ना, जॉर्डन और इजराइल. दैट इज व्हाट द इजरायली क्लेम थी. बट प्रॉब्लम ये था कि कब्जा करके बैठे हुए थे ना ये वेस्ट बैंक पर. सो वेस्ट बैंक वुड हैव बीन पार्ट ऑफ जॉर्डन. जॉर्डन से खींचा ना इन्होंने, लिया तो हिस्सा जॉर्डन से ही, अदरवाइज बिफोर दैट इट वाज पार्ट ऑफ जॉर्डन. इट वाज नॉट एन इंडिपेंडेंट थर्ड स्टेट तो नहीं था ना वो. सो दैट इज द कॉम्प्लिकेशन जॉर्डन का. जी अच्छा सर, इससे ही मिलती जुलती एक टर्म सुनने को मिलती है, वो है सिक्योरिटी स्टेट. बहुत से लोग पाकिस्तान में कहते हैं जी पाकिस्तान हैज बिकम अ सिक्योरिटी स्टेट.
अब मैंने एक लेक्चर सुना, उसमें वो साहब बड़े पेट्रियाटिक पाकिस्तानी थे, तो उन्होंने पाकिस्तान की तरफ बात नहीं आने दी, उन्होंने कहा अमेरिका इज अ सिक्योरिटी स्टेट, इजराइल इज अ सिक्योरिटी स्टेट। तो आप कैसे डिफाइन करते हैं सिक्योरिटी स्टेट को? कंसेप्चुअली ये थोड़ा सा दलदल है तो मैं इसको जरा क्लैरिफाई कर देता हूँ. So there are two different things when we are talking about national security state. एक नेशनल सिक्योरिटी स्टेट वो होता है जहां पे सबसे ज्यादा पॉलिटिकल अथॉरिटी फौज के हाथ में होती है. एंड द नेशनल सिक्योरिटी के जो इंस्टीट्यूशंस होते हैं, जो इदारे हैं आपकी, जैसा कि पाकिस्तान इज ए परफेक्ट एग्जांपल ऑफ ए नेशनल सिक्योरिटी स्टेट. आर्मी और आईएसआई के हाथ में सब कुछ है. They not only control the foreign policy and political direction of the country, लेकिन उनके हाथ में इकोनॉमी का भी एक तकरीबन 30% इकोनॉमी भी फौज ने कब्जा किया हुआ है. सो नेशनल सिक्योरिटी स्टेट्स वो होते हैं जो ये कहते हैं कि हम बहुत इम्पोर्टेंट इसलिए है क्योंकि मुल्क को बाहरी और अंदरूनी थ्रेट्स बहुत ज़्यादा है. बाहर से भी थ्रेट्स है, जैसा वो इंडिया को बता सकते हैं कि इंडिया इज अ थ्रेट. अब अफगानिस्तान भी पाकिस्तान के लिए एक्सटर्नल थ्रेट बन गया है. और इंटरनली तो उनके पास थ्रेट्स ही थ्रेट्स हैं. टीटीपी को ले लें, बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी, व्हाटएवर इट इज कॉल्ड, वो सारी चीज़ें हैं. डोमेस्टिक टेररिज्म है, सिपे ये सिपे वो, सिपे ये, लश्कर 1, लश्कर 2, लश्कर 3. आपके पास तो लाइक अल्फाबेट सूप लगा हुआ है लश्करों का, सिपे साहबा, ये वो. तो यू हैव लॉट्स ऑफ डोमेस्टिक थ्रेट्स. तो ऐसी सूरत में इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि मिलिट्री भी वेरी पावरफुल, और जो नेशनल सिक्योरिटी एजेंसीज है जैसे आईएसआई. आपकी खुशकिस्मती ये है कि कोई थर्ड इंटरनल सिक्योरिटी फौज नहीं पैदा हो गए आपके पास. अदर रेंजर्स वगैरह हैं बट दे आर नॉट दैट इन्फ्लुएंशियल. सो द मिलिट्री कंट्रोल्स एवरीथिंग. तो इसको एक नेशनल सिक्योरिटी स्टेट कहते हैं. दिस इज अ टिपिकल नेशनल सिक्योरिटी स्टेट. फिल वक्त इजिप्ट इज ऑल्सो ए नेशनल सिक्योरिटी स्टेट. एक हद तक टर्की हुआ करता था. मैं इसराइल की बात बाद में करूंगा बिकॉज इसराइल इज नॉट लाइक पाकिस्तान एंड इजिप्ट. इसराइल में फर्क है, आई विल टेल यू व्हाट. उसमें डेमोक्रेसी है, इलेक्शंस हैज रियल इम्प्लीकेशंस. इट्स ए वेरी थ्राइविंग. फलस्तीनियों को निकाल दें तो यहूदियों के लिए तो बहुत ही स्ट्रॉन्ग डेमोक्रेटिक स्टेट है वो. हाँ, हालांकि दे हैव थ्रेट्स, रियल थ्रेट्स फ्रॉम आउटसाइड एज वेल एज इनसाइड. और दूसरा कॉन्सेप्ट है वो अमेरिका को लेकर. इट्स ए डिफरेंट थिंग. 1947 में एक नेशनल सिक्योरिटी लॉ पास हुआ था अमेरिका में, जिसके बेसिस पे नेशनल सिक्योरिटी इंस्टीट्यूशंस बहुत, फॉर एग्जांपल CIA बनना शुरू हो गई इसके बाद 1947 से. उससे पहले इट वाज कॉल्ड समथिंग एल्स. तो CIA बिकेम वेरी इंपॉर्टेंट एज ए सिक्योरिटी, खासतौर से जो एक्सटर्नल थ्रेट कम्युनिस्ट. आपको याद होगा मैकार्थीइज्म पैदा हो गया था. तो मैकार्थीइज्म वाज सेइंग कि कम्युनिस्ट थ्रेट इंटरनल भी है. तो उस पर एकदम FBI का रोल बढ़ गया, FBI के पावर्स बढ़ गए. तो अमेरिका में कई नेशनल सिक्योरिटी स्टेट की तरफ वो जो मूव होने लगा, फौज की इंपॉर्टेंस बढ़ गई, बजट का हिस्सा बढ़ गया. इट्स टुक अ लॉट ऑफ मनी फ्रॉम द इकोनॉमी फॉर द डिफेंस पर्पस. डिफेंस के एजेंसी अमेरिका में 16-17 इंटरनल एजेंसी, इंटेलिजेंस एजेंसीज है हमारे पास. CIA, NSA, FBI की काउंटर टेररिज्म, आपको स्टेट डिपार्टमेंट हैज एन इंटेलिजेंस एजेंसी, उसको इंटेलिजेंस ब्यूरो कहते हैं, आया. फिर आपके पास डिप्लोमेटिक सर्विसेज हैं, सीक्रेट सर्विस है, ATF है, कोस्ट गार्ड. देयर आर अबाउट 16 to 17. DIA है, डिफेंस इंटेलिजेंस एजेंसी, आर्मी इंटेलिजेंस, नेवी इंटेलिजेंस, मरीन इंटेलिजेंस, एयरफोर्स इंटेलिजेंस. तो इस तरह से कुछ 16-17 इंटेलिजेंस एजेंसी है. और ये सब 1947 के नेशनल सिक्योरिटी एक्ट के बाद बनने लगे. और उससे पहले अमेरिका वाज कंसिडर्ड द न्यू डील स्टेट, जिसमें फोकस ऑन सोशल रिफॉर्म था. सोशल रिफॉर्म उस जमाने में एक ऐसी भी चीज थी कि आप जैसे मेरे लोगों को पैसे भी मिल जाते थे महाना, $300 आर्टिकल्स लिखने के, पोइट्री लिखने के. दे वर ट्राइंग टू सेव आर्ट एंड कल्चर. सो देयर वर लॉट्स ऑफ इंटरेस्टिंग थिंग्स जो न्यू डील में था. लेकिन न्यू डील 1947 में ट्रूमन के बाद से जो पास हुए हैं laws, they made America a very strong thing. लेकिन अमेरिका में फौज has never become determinant of direction of the, मतलब उनकी अहमियत बढ़ गई. बजट बहुत लेते हैं. अभी देखिए आप, तकरीबन अमेरिका का नेशनल सिक्योरिटी बजट इज
I think over $1 trillion. Defense budget is about 850. So, but America surprisingly has a free media. जो फौज से नहीं डरती. We still have a very independent judiciary. जो देख रहे हैं आप परेशान है बाइडेन सुप्रीम कोर्ट से. So we have a judiciary which is independent. Media तो independent है ही to a great extent, except situation of war में वो थोड़े embedded हो जाते हैं reporters आजकल. So we have a free independent judiciary, independent media वगैरह, and the civil government has control over the military side of it. लेकिन अगर मिलिट्री हर चीज तय करना शुरू करी तो दैट बिकम्स ए नेशनल सिक्योरिटी स्टेट. तो जहाँ पे डेमोक्रेसीज आर वाइब्रेंट वहाँ पे आपको नजर नहीं आएगा उतना. एक मिसाल बहुत इंटरेस्टिंग है म्यांमार का, वेयर यू कैन सी द ट्रांजिशन फ्रॉम डेमोक्रेसी टू नेशनल सिक्योरिटी स्टेट. और बेसिकली डेमोक्रेसी खत्म, फौज इंचार्ज हो गई है. But there are places where there are national security states. आप कह सकते हैं to some extent Russia is also a national security state. इजिप्ट तो है ही. आपने सर बर्मा की बात की, तो बर्मा में तो अर्ली 1960 से आई थिंक 62 में पहला कू हुआ था. उसके बाद वो मुसलसल जो है आर्मी का ही रूल रहा है. बीच में थोड़ा सा इख्तियार उन्होंने दिया था इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स को. उसके ऊपर भी जो है बड़ी सख्त नजर थी उनकी. मसलन आसा सूची जो है वो सदर नहीं बन सकती थी, वजीर आजम नहीं बन सकती थी, बड़ी मुश्किल से वो फॉरेन मिनिस्टर बनी. और उसको भी बेचारी को अपनी इज्जत बचाना मुश्किल हो गया वेस्ट में कि शी रिफ्यूज टू स्पीक ऑन द इशू ऑफ रोहिंग्या मुस्लिम्स. तो वहां पे रोहिंग्या में तो इतनी वो है इतना एक पब्लिक ओपिनियन इतनी स्ट्रांगली अगेंस्ट है कि वहां तो लिबरल से लिबरल आदमी भी रोहिंग्या की हिमायत नहीं कर सकता. अच्छा सर, इन्हीं चीजों से मिलता जुलता एक कॉन्सेप्ट है बनाना रिपब्लिक. तो बनाना रिपब्लिक का मैंने सुना हुआ था. जब मैं पहली दफा अमेरिका गया तो मुझे पता चला कि वहां तो एक स्टोर भी है बनाना रिपब्लिक. तो ये जो है बनाना रिपब्लिक का क्या मतलब है कि ऐसा मुल्क जिसकी इकोनॉमी जो है वो सिंगल क्रॉप पर डिपेंडेंट है और पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी होती है, उसमें कोई इंस्टीट्यूशंस नहीं होते. हमारा स्टेट भी डेलावेयर इज आल्सो ए बनाना रिपब्लिक. सबसे ज्यादा स्टेट बनानास हम प्रोड्यूस करते हैं शायद यूएस में, और यहाँ पे आते भी हैं, इंपोर्ट भी करते हैं. देखिए बनाना रिपब्लिक इज ए पेजोरेटिव टर्म, यानी इट्स एन इंसल्ट. तो बनाना रिपब्लिक उन थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज के लिए इस्तेमाल किया जाता था जहाँ पर एक नेचुरल रिसोर्स हो, यूजुअली एग्रीकल्चरल या मिनरल, और वहाँ पे डेमोक्रेसी ना हो, यूजुअली अथॉरिटेरियन मिलिट्री गवर्नमेंट, और गुर्बत हो, अंडर डेवलपमेंट हो, करप्शन हो. तो ये सारे सिफात हैं बनाना रिपब्लिक के. इट इज़ नॉट जस्ट लिमिटेड टू इट्स नेचुरल रिसोर्सेस. तो क्योंकि साउथ अमेरिका से कई ऐसे मुल्क थे जिसमें ड्यूरिंग द कोल्ड वॉर वो डिक्टेटरशिप्स थे, अथॉरिटेरियन स्टेट्स थे, और नॉन डेमोक्रेटिक थे, और गरीब थे, और कुछ ना कुछ वो या तो मैंगोज बेच रहे थे या तेल बेच रहे थे, वेनेजुएला, मेक्सिको, या बनानास एक्सपोर्ट कर रहे थे टू द नॉर्थ. हमारे पास देखिए मेरी बेगम की एक थियरी है कि द रीज़न वाई मैं इतना मोटा हो गया हूँ और हम लोग सब इतने सिक हो गए हैं, बिकॉज वी ईट फ्रूट्स नॉन सीजनली. फर्स्ट वर्ल्ड में हमको जो चाहे वो मिल जाता है, बिकॉज वी कैन गेट इट फेडेक्स्ड, राइट. यहाँ पे ग्रो भी ना होता हो, सीजन भी ना हो. तो जहाँ पे साउथ अमेरिका में अगर सीजन है, ऑस्ट्रेलिया में सीजन है, तो वो लेकर आ. तो व्हेन यू ईट फूड्स विच, वो एक किस्म से अननेचुरल चीज हो जाती है ना. ऑफ सीजन चीज खा रहे हैं, नॉट ओनली आप ऑफ सीजन खा रहे हैं, लेकिन आप आपके इलाके की नहीं है, मतलब आप जिस एनवायरनमेंट में रहते हैं, जिस क्लाइमेट में, उसका भी नहीं है वो फ्रूट्स. ईटिंग फ्रूट्स विच आर एलियन टू योर क्लाइमेट एंड योर सीजन. सो तो वो बनाना रिपब्लिक से उधर से आया था वो कॉन्सेप्ट.